तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बार आइसोमेरिज्म के बारे में, ओके। बट आइसोमेरिज्म पढ़े उससे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नीट एग्जाम में ही पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? इन विच ऑफ द हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स Jahn-Teller effect is not observed? Jahn-Teller effect is not observed, ठीक है ना। तो पहले बोला हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, मतलब वीक फील्ड लिगेंड अपने पास में है और पेयरिंग नहीं होगी इन जनरल। ऑप्शन दे रखे हैं, पहला D4, D7, D8 और D9, ठीक है। तो हमको समझना है कि जॉन टेलर इफेक्ट होता क्या है, व्हाट इज द इफेक्टिवली व्हाट जॉन टेलर इफेक्ट इज, है ना। तो एक लाइन का होता है, इट इज अ सिंगल लाइन कॉन्सेप्ट। क्या होता है जॉन टेलर इफेक्ट? क्या होता है? पहली बात तो इट अकर्स ड्यू टू unequal distribution of electrons, unequal distribution of electrons in EG set of orbitals। जो आपके पास में EG set of orbitals होते हैं, and mainly in octahedral complex, ठीक है। यहां पर ये सारे के सारे कहा गया हाई स्पिन, साथ में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस भी हैं। These are the octahedral complex, ठीक है ना। ये हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है। होता क्या है, इट अकर्स ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास में ये है। अब एक बार समझते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगर मैं D4 की बात करता हूं, ठीक है, मैं किसकी बात करता हूं? D4 की बात करता हूं। तो अगर आप D4 की कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे हाई स्पिन में 1 2 3 4 5, D7 की बात करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ऊपर वाले जो ऑर्बिटल्स हैं ये सारे के सारे हैं dx स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ऊपर वाले। जो नीचे वाले हैं वो है dxy, dyz, dzx। मजे आ गए ना। तो यहां देखो, इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं बड़े प्यार से, ठीक है। पेयरिंग तो मेरे पास में नहीं होगी, तो चलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। लेसर स्प्लिटिंग है ना भाई, लेसर स्प्लिटिंग। क्यों? क्योंकि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, उससे क्या होगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स लेसर स्प्लिटिंग, उससे क्या होगा? उससे पेयरिंग नहीं होगी, तो देखो अब हम चलते हैं 1 2 3, स्प्लिटिंग है ही नहीं, चौथा ऊपर है ना, 4 हो गए। यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7,
क्या देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। D9 में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अभी आपको क्रिस्टल क्लियर। अच्छा होता क्या वो बताएंगे अभी, किस वजह से होता है मैंने बता दिया। होता क्या बताइए, क्या बोला, ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ईजी सेट में देखो यहां पर आपके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक ही हैं साहब, एक में 1 एक में 0, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। यहां पर कैसा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यहां पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। D7 सही भरा है क्या मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 इसी फॉर्मेट में आएगा ना यार, 1 2 3 4 5 6। So in which of the high spin complex John Taylor effect is not observed? तो आप मुझे बता दो कहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, किस केस में मेरे पास में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो D7 में क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। और D8 में भी मेरे पास में क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब मैंने कुछ महान काम नहीं किया, मैंने इजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स का कॉन्फ़िगरेशन देखा है और आपको बता दिया है। इसमें भरा D7 में 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जॉन टेलर इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड, कहां पर ऑब्जर्व नहीं होगा, तो मेरे पास में आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी। हाँ वहां पर आंसर की मैं सिर्फ D8 ऑप्शन दिया हुआ है। अब ये क्यों दिया हुआ है ये आप उनसे पूछिएगा, बट दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द जॉन टेलर इफेक्ट। ठीक है ना, अब देखो एक बार देखो ये मेरे पास में मेटल है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये मेरे पास में मेटल है, ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है ना साहब, यहां पर क्या है, elongated bonds on z axis। ठीक है, यहां पर इस केस में क्या है, ध्यान से देखिए एक बार, यहां पर क्या है, elongated bonds on x and y axis। ठीक है, तो होपफुली डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है कि मेरे पास में एक केस में तो क्या है, elongated बॉन्ड कहां पर है, z एक्सिस पर, और एक में कहां है, x और y एक्सिस पर। तो इलॉन्गेशन क्यों हुआ, देखो यहां पर जो लिगेंड आया, यहां पर जो लिगेंड आया वो दूर ही रुक गया, दूर रुक गया। इस केस में z एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन दूर ही रुक गया। दूर क्यों रुक गया, इलेक्ट्रॉन क्या लेके आ रहा है, मतलब लिगेंड क्या लेके आ रहा है, सॉरी लिगेंड दूर रुक गया, लिगेंड क्या लेके आ रहा है, इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है। दूर क्यों रुक गया, क्योंकि उसको z एक्सिस पर ज्यादा रिपल्शन फील हुआ, ज्यादा रिपल्शन फील हुआ। इसलिए वो दूर रुक गया। z एक्सिस पर ज्यादा रिपल्शन क्यों फील हुआ, क्योंकि dz स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से dz स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे dx स्क्वायर y स्क्वायर के कंपैरिजन में। कैसे ज्यादा हो सकते हैं भाई, या तो क्या थे, या तो यहां 1 था यहां 0 था, या फिर यहां पर मेरे पास में 2 इलेक्ट्रॉन थे और यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन था। उस केस में ऐसा हो सकता है कि दूर रुक जाए। इस केस में x y
माइनस वाई, इस केस में क्या हुआ, एक्स और वाई पर इलेक्ट्रॉन दूर ही रुक गए, है ना, पास में नहीं आए। एक्स एंड वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन दूर ही रुक गए। ठीक है, अब दूर रुक गए, उसका रीजन क्या हुआ होगा, कॉमन सेंस की बात है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में, क्योंकि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कहां होता है, एक्स और वाई एक्सिस पर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कंपेयर टू डी जेड स्क्वायर। मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर या तो हो सकता है 10 या हो सकता है 21, है ना। 20 तो हो ही नहीं सकता, हुन्स रूल अनफॉलो हो जाएगा सेम एनर्जी लेवल पर, हो नहीं सकता ना, वो तो इम्पॉसिबल है। तो ये मेरे पास में होता है जॉन टेलर इफेक्ट। इसमें क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, ईजी ऑर्बिटल। उसकी वजह से या तो जेड एक्सिस वाले बॉन्ड क्या हो जाते हैं इलोंगेटेड, या फिर एक्स और वाई एक्सिस वाले क्या हो जाते हैं इलोंगेटेड। यहां पर क्या है, जेड एक्सिस बॉन्ड ग्रेटर देन एक्स एंड वाई एक्सिस बॉन्ड्स। जबकि इस केस में क्या हो रहा है, एक्स एंड वाई एक्सिस बॉन्ड्स, वाई एक्सिस आर लॉन्गर देन जेड एक्सिस बॉन्ड। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। और इस क्वेश्चन में जो मैंने बताया है मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नॉट ऑब्जर्व तो D7 में भी नहीं आएगा और D8 में भी नहीं आएगा, ये चीज आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोला है। अब मान लो अगर क्वेश्चन चेंज कर दे, क्वेश्चन कहे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्वेश्चन क्या कहे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर बोल दिया लो स्पिन कॉम्प्लेक्स तो उस केस में क्या होगा, देखो क्या बोल दिया। अब मेरे पास में बोल दिया लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और फिर से वही है, D4 है, D7 है, D8 है, D9 है। ठीक, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, यहां देखो, तो इलेक्ट्रॉन यहां आएगा 1 2 3, चौथा ऊपर नहीं जाएगा, नीचे रह जाएगा। यहां 1 2 3 4 5 6 7 जाएगा। यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जॉन टेलर इफेक्ट कहां पर होगा, है ना, जॉन टेलर, चलो बोल देते हैं, वही क्वेश्चन रख देते हैं, नॉट ऑब्जर्व्ड, क्वेश्चन वो रख देते हैं। तो जॉन टेलर इफेक्ट की शर्त क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो कहां पर होगा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल होगा, दो केस में होगा, यहां पर नहीं होगा और यहां पर भी नहीं होगा। तो अब कहां पर होगा, D7 यस, D9 यस। कौन सा कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जबकि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के केस में कहां पर नहीं होगा, तो D4 और D8 में नहीं होगा इन लो स्पिन। ठीक है, तो बेसिक सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। अब देखो एक और चीज देखते हैं, एक क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे थे सर CFAC कैलकुलेशन का क्या सीन है। तो देखो CFAC क्या होता है,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G, और यहां पर इसको मल्टीप्लाई किससे करना होता है, -2.5 डेलो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G प्लस में प्लस EG, और साथ में प्लस होता है M मल्टीप्लाई P। M क्या है, M आपके पास में होता है M इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन पेयर का डिफरेंस। सीधी शब्दों में कहूं तो क्या कहूंगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डिफरेंस, और यहां पर मॉड यूज कर दिया मैंने, मतलब साइन मैटर नहीं करेगा। या फिर आप बोल सकते हो M इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन पेयर इन स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स माइनस इलेक्ट्रॉन पेयर इन डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। अगर इसका उल्टा लिखना चाहो आप लोग तो फिर मोड आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव, और जीरो नेगेटिव जैसी कोई पॉसिबिलिटी अपने पास में यहां पर नहीं होगी, ये बात आपको ध्यान रखना। ओके, मैंने क्या बता दिया, जॉन टेलर इफेक्ट बता दिया, और CFSE को वापस से एक बार आपको रिवाइज करवा दिया। अब थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं ना, थोड़ा सा आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं आइसोमेरिज्म। तो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा आइसोमेरिज्म के बारे में। ओके, मुझे बार बार उस तरफ देखना पड़ता है बिकॉज समटाइम्स इट हेल्प्स, समटाइम्स इट डजंट। बहुत बार यहाँ पर रिकॉर्डिंग रुक जाती है, परिस्थितियां बहुत खराब हो जाती है, तूफान आ जाते हैं और चीजें रुक जाती है। खैर, यहां देखिए आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म होती क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। ऑर्गेनिक में बेटर समझ में आएगा, बट थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। आइसोमेरिज्म इज द फिनोमिनन इन विच द कंपाउंड्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट द डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आयनिक कंपाउंड्स are non-directional, so they show isomorphism, not isomerism. Okay, coordinate compounds are directional, so coordinate compounds exhibit isomerism. Very nice, ये यहां पर देख सकते हैं आपका प्यारा एक कॉम्प्लेक्स है जो स्क्वायर प्लेनर है और वहां पर आइसोमेरिज्म होगी। अब आइसोमेरिज्म हमारे पास में दो टाइप का हो सकता है, पहला है स्ट्रक्चरल, दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल के लिए हमारे पास में है सबसे पहला आपका प्यारा आयनाइजेशन, देन सॉल्वेट, देन लिंकेज, देन कोऑर्डिनेशन। और स्टीरियो ज्योमेट्रिकल, अगर थीटा 90 है तो सिस कहेंगे, थीटा 180 है तो ट्रांस कहेंगे। वेरी नाइस। और ऑप्टिकल, ऑप्टिकल हमें इस टॉपिक को देखो, आइसोमेरिज्म इतनी विशाल चीज होती है हमेशा से, मैं स्टूडेंट से हमेशा कहता हूं कि जो एनसीईआरटी में दे रखा है वहां फोकस करिए। आप थोड़ा सा बाहर चले गए तो इतना भयंकर रायता फैलेगा कि आप समेट नहीं पाएंगे, तो बहुत जरूरी है अपने एनसीईआरटी फोकस रहे। इसलिए मैं एनसीईआरटी में से टीप के आपके लिए कंटेंट लेकर आया हूं जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। खुल जा सिम, खुल गया सिम। ये सब बातें एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। तो हमने क्या बोला, आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल, बॉन्डिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा, है ना। दे हैव, स्ट्रक्चर वाले क्या होते हैं, डिफरेंट IUPAC नेम, डिफरेंट IUPAC नेम, जबकि यहां पर वी हैव सेम IUPAC नेम, सेम IUPAC नेम, ठीक है। इज इट क्लियर? वेरी नाइस। तो आयनाइजेशन, सॉल्वेट, लिंकेज और कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले देखिए लिंकेज क्या होती है। इसके लिए क्या होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ एम्बीडेंटेन लिगेंड, प्रेजेंस ऑफ एम्बीडेंटेन
dentate ligand is needed. Very nice. क्या होता है? Linkage isomerism arise in the coordination compounds containing the ambidentate ligands. A simple example is provided by the complex containing the thiocyanate ligand, जिसमें नाइट्रोजन के थ्रू डोनेशन हो सकता है या फिर सल्फर के थ्रू हो सकता है. इस फॉर्म में हो सकता है. देखिए SC ट्रिपल बॉन्ड N, यहां नेगेटिव चार्ज है तो ये दातार होगा, दाता होगा. और अगर ऐसी कंडीशन है प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, तो इस केस में नाइट्रोजन डोनेट करेगा. ओके, वेरी नाइस. और ये आपके प्यारे साइंटिस्ट आ चुके हैं, आपके प्यारे भाई. इन्होंने डिस्कवर किया ऐसा बिहेवियर इस कंपाउंड में भी. यहां देखो NO2 है, इट इज ऑल्सो एन एम्बिडेंटल लिगेंड. दिस इज द O-. डोनेशन या तो ऑक्सीजन कर सकता है या फिर लोन पेयर युक्त नाइट्रोजन ऐसा काम कर सकता है. वेरी नाइस. ओके, तो obtained as a red form in which the nitrite ligand is bound through oxygen, a yellow nitrite ion ligand through nitrogen. फॉर्मूला सेम है, बॉन्डिंग से चेंज हो रहा है. एक का रंग आ रहा है येलो और एक का आ रहा है रेड. येलो में O है, येलो में क्या है? O. O जहां पर है वहां ऑक्सीजन नहीं होगा, रेड वाले में ऑक्सीजन होगा. ठीक है. हाँ, स्ट्रक्चर देख लो. हाँ, तकलीफ हो रही है, स्ट्रक्चर देख लो प्यारे बच्चों. ये लो जी, ये रहा. लिंकेज आइसोमेरिज्म arises in the coordination compounds containing ambidental ligands. Linkage isomerism have the same molecular formula but different linkage. यहां पर आप देख सकते हैं ONO ऑक्सीजन से कनेक्टेड रेड है, और यहां पर ये येलो है जिसमें ऑक्सीजन कनेक्टेड नहीं है, नाइट्रोजन कनेक्टेड है. वापस चलते हैं हमारी प्यारी 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 एनसीईआरटी के ऊपर. देखिए, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म तब होती है जब आपके पास में कैटायन एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स होते हैं. तो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म राइजेस इन द इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन cationic and anionic entities of different metal ions present in a complex. पहली बात, किसी भी यहां पर देखो बाबू मशाई, कैटायन एनायन both are complex, both are हाँ जी कॉम्प्लेक्स. यहां देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा है, पहला कैटायनिक है, +3 का चार्ज है. दूसरा एनायनिक है, -3 का चार्ज है. इन विच द NH3 ligands are bound to CO+3 and the CN- ligands to Cr+3. और दूसरे में ये दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं. और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कंडीशन क्या है? कैटायन एनायन बोथ आर द कॉम्प्लेक्स. सो सिंपल, सो सिंपल. ठीक है. नेक्स्ट है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म. दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म arises when the counter ion in the complex salt itself has a potential to act as a ligand. तो आयनाइजेशन में क्या होता है? डिफरेंट काउंटर आयंस. हाँ जी, डिफरेंट काउंटर आयंस. रास्ते में हम तुम्हारे आयनाइजेशन आइसोमर लगते हैं, नाम है काउंटर आयन. काउंटर आयन तो क्या होगा यार, अलग चीज है. ठीक है. दिस फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म arises when the counter ion is a complex salt itself has a potential ligand and can displace a ligand which is inside the coordination sphere. एग्जाम्पल देखो आपका प्यारा बच्चा, यहां पर देखो NH3 SO4 Br ये अंदर चला गया, SO4 बाहर आ गया. कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसको? कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? देखो इधर, ये हमारे पास में SO4 वाला है, BaCl2 से रिएक्शन करवाया, BSO4 का व्हाइट पीपीटी आएगा, व्हाइट पीपीटी इधर.
इधर इसकी रिएक्शन करवाया AgNO3 से, तो AgBr का कौन सा पीपीटी होता है? ये लो पीपीटी पे चांस लो में पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? पढ़ लो थोड़ी देर। मैं तो ऐसे ही बहुत बार चीजें इतनी बोरिंग हो जाती है ना ये, तो मैं आप लोगों की सहूलियत के लिए काम कर देता हूं। एक देखिए हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, ये होती है ड्यू टू difference of H2O molecules in coordination sphere. Okay, so this form of isomerism is also known as hydrate isomerism in a case where water is involved as a solvent. This is similar to ionization isomerism, but वहां पर क्या होता है? काउंटर आयन चार्ज्ड होता है। Here we have neutral. काउंटर पे जो बैठा है वो भी लिगेंड की तरह काम कर सकता है, लेकिन न्यूट्रल है। Solvent isomerism differ by whether or not a solvent molecule is directly bonded to the metal ion or merely present as a free solvent molecule in a crystal lattice. For example, ये आपको दिख रहा है CrH2O6Cl3 वॉयलेट। अब अंदर चला गया, एक Cl भी अंदर चला गया, इसके में वाटर बाहर आ गया, क्रिस्टलाइज फॉर्मेट है ना, तो ग्रीन हो गया, ग्रीन। आप इसका कलर व्हील से जस्टिफाई करना इसको, और जस्टिफाई करके मुझे बताना कि क्या ग्रीन सही हुआ है कि नहीं हुआ है। यस और नो? Now we'll talk about the structural isomerism is done. Stereoisomerism. The first one is your lovely geometrical isomerism. Then we will talk about the optical isomerism. Okay. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमारे पास में दो चीजें हैं। एक तो हम देखेंगे सिस और ट्रांस, जो बहुत ही आसान है, इसके लिए फ्रांस जाने की जरूरत नहीं, भारत में समझ आई। और दूसरा है फेज और मर, बीच में मर जाएगा एक लिगेंड, फेस में नहीं मरेगा, यहां लिगेंड बीच में मर जाएगा, लिगेंड बीच में मर जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये रहा, ये लो जी। हाँ, depending on the spatial arrangement of the ligands, there are two types of the geometrical isomer. Cis theta equals to 90 degree, that we have to focus on again and again. Every second we have to focus on a single concept, and here we have theta equals to 180 degree. ये आप देख सकते हैं आपका सिस। अगर आप इस बॉन्ड को पीछे की तरफ लाएंगे, ओहो इससे नहीं लाएंगे जी, नहीं दिखेगा, ब्लैक से लाएंगे पीछे की तरफ, इसको पीछे की तरफ लाएंगे तो यहां पर थीटा आपको दिखेगा 90 डिग्री। यहां इन दोनों को पीछे लाएंगे तो एंगल दिखेगा 180। सिस और ट्रांस। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमने कौन कौन से पढ़े हैं? हमने पढ़े हैं साहब, हमने कोऑर्डिनेशन पढ़ा है 2, 4 और 6। 2 में कुछ नहीं होगा, मिनिमम 4 लिगेंड्स आर नीडेड। 4 में 2 केस हो सकते हैं, आइदर स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल। यहां पर नहीं होगा क्योंकि यहां पर 90 और 180 जैसा कुछ सीन नहीं होता है, इसमें होगा। ऑक्टाहेड्रल में 90 180 एंगल होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है। तो यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी क्योंकि 90 और 180 का एंगल होता है किसमें? ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। ठीक है, तो 2 में नहीं होती है, 4 में टेट्राहेड्रल में नहीं होती है, स्क्वायर प्लेनर में होती है, ऑक्टाहेड्रल में। तो 4 वाले केस में 2 पॉसिबिलिटीज है, यहां पर होगी, यहां पर नहीं होगी, ऑक्टाहेड्रल में बिल्कुल होगी। ठीक है, देखिएगा जी प्यारे, ये हमारे लिगेंड्स आपको दिख रहे हैं। ग्लाइसिनेट है ना, एनाइन ऑफ
ग्लाइसिन अमीनो एसिड, ठीक है, ये यहां पर O माइनस है। तो ग्लाइसिन एक बाइडेंटेड लिगेंड है, यहां पर मेरे पास में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। कैसे है देखिएगा, डोनर एटम मेरे पास में नाइट्रोजन नाइट्रोजन, एंगल देखेंगे 90 का, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंगल कितना है 90 का, यहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन 180, नाइट्रोजन नाइट्रोजन 180, ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन इस पर है 90 पर। बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको दिया गया है, हाँ ये बना सकते हैं जो आपका फेवरेट है अरबों सालों से, सिस्प्लेटिन, सिस्प्लेटिन ये रहा 90 का एंगल है। सिस्प्लेटिन इज एंटी कैंसर, बिकॉज इसका म्यू जीरो नहीं होता है तो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। ट्रांसप्लेटिन इज, जो ट्रांसप्लेटिन होता है वो फिजियोलॉजिकली एक्टिव नहीं होता है, क्योंकि ट्रांसप्लेटिन को अगर आप देखेंगे Cl Cl, ट्रांसप्लेटिन को अगर आप देखते हैं तो यहां पर मेरे पास में म्यू कितना आएगा इसका 0, तो दिस इज नॉट फिजियोलॉजिकली एक्टिव, नॉट फिजियोलॉजिकली एक्टिव, और इसलिए ये किसी काम का नहीं है। राइट प्यारे दोस्तों, आगे चलते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात। हाँ, एक 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 बहुत अच्छा एग्जाम्पल एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, वहां चलते हैं, एक बार एनसीईआरटी की तरफ घूमते हुए चलते हैं। देखो यहीं रुकते हैं। द अदर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ ए टाइप MABXL, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार क्वेश्चन आया इस पे, बहुत जगह क्वेश्चन दिख जाएगा आपको ये। वेयर ABXL आर द यूनिट लिगेंड, सो 3 आइसोमर्स 2 सिस 1 ट्रांस, बिना माता फोड़ी के याद कर लेना, क्वेश्चन आएगा। हाँ कहां पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक में समझ में आ जाएगा। अभी ध्यान रख लेना कि अगर मेरे पास में कॉम्प्लेक्स है, फॉर एग्जाम्पल M पिरिडीन है यहां पर, ठीक है, Cl है, H2O है, NH3 है, और बोल दिया प्लस के साथ में कि Sp है, चारों लिगेंड डिफरेंट है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे इसके, तो 2 होंगे, सॉरी 3 होंगे, 2 सिस 1 ट्रांस, रटा हुआ होना चाहिए बिना माता फोड़ी के। सच आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल फॉर द टेट्राहेड्रल, क्योंकि वहां पर 90 डिग्री जैसा कुछ होता ही नहीं है, बट सिमिलरली बिहेवियर इज पॉसिबल इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि वहां पर 90 180 एंगल दोनों होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर ये कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, यहां पर जो CL आप देख रहे हैं, डिफरेंस इन्हीं में आ रहा है, बाकी में तो 90, NH3 में क्या है 180 भी है 90 भी है, फोकस वहां करना है जहां डिफरेंस पैदा हो रहा है। तो ये CL क्या है, इन द प्लेन है या आउट ऑफ द प्लेन, यहां पर ऐसे, तो दोनों CL में कितना एंगल हुआ भाई, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, और यहां पर CL आपस में ऑपोजिट है, थीटा इक्वल्स टू 180, ये क्या हो जाएगा, ट्रांस, ओके, हो जाएगा सिस। अरे वाह वाह वाह, मजे आ गए, मजे आ गए, मजे आ गए, इतनी सिंपल चीजें हैं, इतनी सिंपल चीजें हैं। हाँ, ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं, जैसे ऑक्टाहेड्रल है हमारे पास में, MA6 एक कॉम्प्लेक्स है, या MA5B है, या MA4B2 है, या MA3B3 है, B का नंबर बढ़ा रहा हूं, A का कम कर रहा हूं, A2B4 है, MAB5 है, MB6 है,
तो कम से कम आइसोमेरिज्म के लिए 2 डिफरेंट लिगेंड होने चाहिए। क्या यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी? नहीं होगी। यहां पर होगी? नहीं होगी। दो डिफरेंट लिगेंड होने चाहिए जिनमें आप 90 180 का एंगल शो कर सके, है ना। अगर MA6 में नहीं होगी तो इसका भाई ये रहा MB6, और MA5B में नहीं होगी तो इसका भाई ये रहा MAB5। यहां पर होगी यस, ये दोनों तो एक ही हैं, ये दोनों। यहां पर होगी यस, कौन सी? फेस और मर। हाँ जी, फेस और मर। फेस में क्या होता है? सारे के सारे लिगेंड्स में 90 डिग्री का एंगल होता है सेम लिगेंड्स में, जबकि मर में एक बीच में मर जाता है, जिसकी वजह से मेरे पास में एंगल हो जाता है 180 का। यहां देखो भी कॉम्प्लेक्स है, आपका प्यारा कॉम्प्लेक्स मैंने लिया है, इनको काट दिया है, कॉम्प्लेक्स दिया MA4B2। बी में देखो 180 का एंगल है, इसलिए मेरे पास में ट्रांस हो गया है। यहां पर 90 का एंगल है, इसलिए सिस। फिर यहां पर ये कॉम्प्लेक्स ले लिया है, ट्रांस सिस। कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। आपसे पूछते हैं कहां पर आइसोमेरिज्म नहीं होगी, तो MA6, MB6, MA5B, MB5A, कोई आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं। क्लियर? नाइस। आगे चलते हैं। यस यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फोकस करिएगा इस चीज पे। यहां देखिए मेरे पास में हाँ बाइडेंटल लिगेंड है, तो यहां पर ये ट्रांस है, 180 का एंगल है। यहां पर ये इन द प्लेन है x, और ये इसके परपेंडिकुलर दूसरा x। यहां थीटा कितना है? 90। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ, अब आप देख सकते हैं ये रहा मेरे पास में ट्रांसफॉर्म, ये सिस फॉर्म। ये जो सिस फॉर्म है इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। एनसीईआरटी कहती है, वो कह रहा हूं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विद ए बाइडेंटल लिगेंड आर ऑप्टिकली एक्टिव, दे लेक द प्लेन ऑफ सिमेट्री। इतना ध्यान रखना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आप किसी मॉलिक्यूल को देख के नहीं बता सकते। इट्स वेरी रेयर केस कि आप उसको देख के बता सकते हो। सुपर इंपोजिशन चेक करना पड़ता है। मैं आपसे पूछता हूं दोनों हाथ सुपर इंपोज हो रहे हैं, तो आपको यहां से हो रहे हैं, जबकि नहीं। सुपर इंपोजिशन एक 3D फिनोमेना है, इसको ओवरलैपिंग बोलते हैं, इट्स नॉट सुपर इंपोजिशन। जब तक आप इन दोनों हाथों में डिफरेंशिएट कर सकते हो, दिस इज नॉट सुपर इंपोजिशन, दिस इज ओवरलैपिंग। तो हम देख के नहीं बता सकते मॉलिक्यूल को। ये ट्रांसफॉर्म है, यहां पर मेरे पास सिमेट्री होगी एग्जैक्टली। आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, तो दिस इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। हाँ, ज्योमेट्रिकली तो ये ट्रांसफॉर्म है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? असंभव, असंभव, यस। 2 सिस 1 ट्रांस, ठीक है, 2 सिस 1 ट्रांस, समझ में आ जाता है। आगे देखो, वही बात होगी? नहीं होगा, नहीं होगा, होगा, ये बिल्कुल होगा। इसमें चारों लिगेंड डिफरेंट है भाई, 2 सिस 1 ट्रांस, रटा हुआ होना चाहिए। नाउ विल टॉक अबाउट द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और मैं उसमें सिर्फ एनसीईआरटी को पकड़ूंगा, मुझे और किसी चीज का शौक नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमर्स आर मिरर इमेजेस दैट कैन नॉट बी सुपरइम्पोज। सुपरइम्पोजिशन इज ए 3D phenomena. It is different than overlapping. These are known as enantiomers. ऑर्गेनिक में समझेंगे। The molecules or ions that cannot be superimposed are known as chiral or chiral. And 2 different forms are known as D and L form. ये तो पता ही है ना आप लोगों को यार, D form होता है, L form होता है। On the basis of the direction they rotate the plane polarized light in a polarimeter. ठीक है, D form मतलब डेक्स्ट्रो राइट साइड में घुमा ग्लूकोज D here, और L लेफ्ट साइड में घुमाएगा इन जनरल। अब देखो एनसीईआरटी क्लियरली एक बात चिल्ला चिल्ला के मेंशन करती है, और उस बात पे चिल्ला चिल्ला के आपको ध्यान रखना है। क्या मेंशन करती है एनसीईआरटी? ये मेंशन करती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म
इज कॉमन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैविंग बाइडेंटेड लिगेंड। इस बात को एनसीईआरटी चिल्ला चिल्ला के मेंशन करती है, और ये बात आपको चिल्ला चिल्ला के ध्यान रखनी है। क्वेश्चन इसी पे आएगा, ऑप्शन दिखेगा, टिक मारोगे, सही आएगा। वो ऑप्शन सही होगा जो एनसीईआरटी में मेंशन है, ये मेंशन है। हाँ जी, पक्का जी, क्लियर बात। अब ये मेरे पास में देखिएगा CO, ये कॉम्प्लेक्स है CO EN थ्राइस प्लस 3, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, बाइडेंटेड लिगेंड, यस, दो फॉर्म हो सकती है, DL फॉर्म। ये दूसरा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, CO EN ट्वाइस CL ट्वाइस, ओ सॉरी, यहां पर आपका प्यारा प्लेटिनम है ना, और +2 का चार्ज। तो इसका ये सिस फॉर्म है, सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तो सिस फॉर्म के D भी मिलेगा और L भी मिलेगा, लेकिन ट्रांसफॉर्म जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगी। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि इसके क्या क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए कि PT EN ट्वाइस CL2 +2 के कितने स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, कितने स्टीरियो आइसोमर्स, तो एक तो ट्रांस होगा, एक सिस होगा, लेकिन सिस दो फॉर्म में मिलेगा, D और L। ट्रांस वाला ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो कितने हो जाएंगे टोटल, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, थोड़े से प्यारे प्यारे बच्चों वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। क्वेश्चन क्या कहता है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इज फाउंड इन द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, मॉलिक्यूलर फार्मूला A and B आर मोनोडेंटल लिगेंड। MA4 नहीं हो सकता, दो डिफरेंट होने चाहिए, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता जी, ये हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा जी, कोई दिक्कत है क्या जी, नहीं है जी। हाँ जी, बहुत सिंपल सी बात है, हाँ जी, बहुत सिंपल सी बात है। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इज फाउंड इन द स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो वही क्वेश्चन है जी, अरे कोई बात नहीं। क्वेश्चन क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बताने हैं। रुक जा, पहला वाला आयनाइजेशन है, दूसरा वाला लिंकेज, तीसरा वाला सॉल्वेट या हाइड्रेट, चौथा वाला दोनों कॉम्प्लेक्स है भाई। दोनों कॉम्प्लेक्स अगर हैं तो वो क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है ना। वही क्वेश्चन है, विद आंसर है, विद आंसर है, बहुत बढ़िया, विद आंसर है, मजे आ गए। अब देखो आपका प्यारा क्वेश्चन, ऑप्टिकली एक्टिविटी शोन बाय, ये है MB4A2, सिमेट्रिकल है, कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी यहां पर। ये ऑक्टाहेड्रल है, प्रेजेंस ऑफ, यस ऑप्टिकली एक्टिव है, यस बिल्कुल है। ये है, नहीं साहब ये नहीं है, बाइडेंटेड है, ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन ये ट्रांस है। अच्छा जी, नहीं होगा। ये क्या है जी, ये तो ट्रांस है जी, ये तो ट्रांस है जी, इसको आप घुमा दोगे तो इसी फॉर्मेट में आएगा, दोनों एक ही हैं, तो यहां पर भी कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी, बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पर हमारे पास में ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी। बहुत सिंपल सी बातें थी जो मैंने आपको बता दी। हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपको सिखाना चाहता हूं, प्राचीन समय से मैं सिखा देता हूं आपको। इसको भी देख लेते हैं एक बार। Which of the following coordination, which of the following compounds show optical isomerism? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए प्रेजेंस ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड होनी चाहिए। क्या शो करेगा, यस। ट्रांस इसका नहीं शो करेगा। ये तो क्या है, MA4B2 है, सिमेट्री प्रेजेंट है, शो नहीं करेगा। ये शो नहीं करेगा, ये भी शो नहीं करेगा, ये शो करेंगे दोनों, यस। आंसर क्या हो जाएगा,
3 and 4, 3 and 4। ठीक है, अभी देखो ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है आपको, क्या शो कर सकता है ये? पहली बात तो स्क्वायर प्लेनर है, तो ऑप्टिकल तो मैं एनसीईआरटी के हिसाब से उड़ा देता हूं भाई। लिंकेज नहीं, दोनों में नाइट्रोजन है, कोई लिंकेज विंकेज नहीं होगी। ज्योमेट्रिकल दोनों नाइट्रोजन है, डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, सारे के सारे सेम है, नन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो एक बार, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्वेश्चन क्या है देखो, CuSO4 में विच इज ऑलरेडी ब्लू इन कलर, NH3 पास करने पर डीप ब्लू कलर आता है, डीप ब्लू कलर। NH3 पास करने पर क्या आता है? डीप ब्लू कलर। तो ऐसा क्यों आता है? उसका रीजन क्या है? जब ये रिएक्शन होती है तो आपके पास में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है, दैट इज Cu NH3 4 प्लस 2 SO4 माइनस 2। कॉम्प्लेक्स सुपर इंपॉर्टेंट है, क्या होता है? वायर प्लेनर होता है, DsP2 हाइब्रिडाइज होता है, और देखिए अब Cu2 प्लस है ना यहां पे, तो क्या होगा? 3D9 4s0, क्योंकि Cu क्या होता है? 3D10 4s1। इसमें क्या हो जाता है कि D से एक इलेक्ट्रॉन, ये जो D है ना यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये खाली रहेगा sp3, और इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है कौन? अमोनिया, D Z2 sp3। एक जो मेरे पास में P रह गया, उसमें ये अनपेड इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा। कहां से जंप करके आया? ये जंप करके आया D से। सुपर इंपॉर्टेंट चीज है ये क्या होता है साथ में? इट इज पैरामैग्नेटिक। बहुत ही अमेजिंग चीज है भाई। प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल। जो p ऑर्बिटल होता है उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से क्या हो जाता है? पैरा मैग्नेटिक। ठीक है, ध्यान रहेगा, पक्का, प्रॉमिस। जॉन टेलर क्या होता है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन इजी ऑर्बिटल्स। फेस मर पता है, तीनों लिगेंड लगातार 90 पे, फेस एक बीच में मर गया, मर। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑक्टाहेड्रल विद द प्रेजेंस ऑफ बाइडेंटल लिगेंड। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स पता रहेगा, P में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, स्क्वायर प्लेनर DsP2 पैरामैग्नेटिक। ठीक है, डन, थैंक यू।